वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको 12th क्लास का फिजिक्स का आंसर पेपर कराने जा रहा हूं, जिसका नंबर है FU और ये है आपका 2024 का आंसर पेपर। आपका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इसमें देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन को उतारते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप उतारेंगे तो आपके पास एग्जाम पेपर करने का एक निश्चित समय अवधि होती है, तो उसके अंतर्गत ही आपको पेपर करना होता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर में जब भी आप एग्जाम में आप पेपर करें तो उसमें केवल ये लिखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डू नॉट राइट डाउन योर मतलब क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसी के साथ आपको जो अनसोल्ड पेपर करा रहा हूं, मैं भी उसमें क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय की बचत होगी। दूसरा है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के पास अनसोल्ड पेपर होगा। चलिए आई थिंक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खंड पहले दिया, खंड है आ। तो पहले हमारा खंड आ की बात मैं करूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बस इतना ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में का में कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की किस पर? लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर, राइट आंसर है इसका थर्ड है, पदार्थ पर। कौन सा बेटा? थर्ड नंबर इसका सही है, पदार्थ। क्या है बेटा? पदार्थ पर। चलिए, का के बाद आपका आएगा खा पार्ट। खा पार्ट में है आपके, यह है किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश E और F B दिया है, और इसमें पूछा गया है तरंग संचरण की दिशा होगी। तो इसमें राइट आंसर है E क्रॉस B। क्या होगा बेटा? E क्रॉस B। और ये आपका सही है सेकंड पार्ट। ठीक है। इसके बाद आता है गा नंबर। अब गा में पूछा है आपसे, एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल अनुभव करता है यदि वैद्युत क्षेत्र है। कैसा है? एक समान है, एक समान नहीं है, परवर्ती है, कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें जब कोई चालक गति करता है तो एक प्रकार समान बल का अनुभव करता है। तो इसका फिर आंसर ही सही है, नंबर 1, एक समान। कौन सा ठीक है बेटा? एक समान, एक समान। चलिए, इसी के बाद घा है। बस आपको इतना ही लिखना चाहिए पहले। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो आपको जब उसे आप हल कर रहे हैं, अगर आप यू फील एनी डिफिकल्टी, अगर आपको ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट आंसर ना दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एक साइड में उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद उसका आंसर दे दें और उसे फिर काट दें। लेफ्ट पेज पे करें, उसे काट दें, ठीक है, और उस पर लिख दें रफ कार्य। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान है यानी M दिया है, M दिया 1.2 ग्राम, ठीक है, और कह रहा है कि मुक्त ऊर्जा यानी E पूछा है। तो अगर इतना द्रव्यमान खर्च होगा तो इस द्रव्यमान को अगर आप चाहें तो किलोग्राम में बदल लें। 1.2 बटे कितना हो जाएगा? 1000, या 1.2 × 10⁻³ kg। E बराबर निकालना है। E बराबर कितना होता है? डेल्टा M इंटू C², या MC²। डेल्टा मैंने M इसलिए लिखा है, डेल्टा M का मतलब द्रव्यमान कितना खर्च हुआ, तो कितनी ऊर्जा इन्वेस्ट होगी। तो यहां आप लिख सकते 1.2 × 10⁻³ और C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 1.2 × 10⁻³ इंटू ये 3 या 9 × 10 कितना हो जाएगा? 16। और ये आंसर सही है, जूल। 12 नेमा 108, 0.1 के बाद रहेगा, 10 की पावर हो जाएगा ये 13। और इधर लाएंगे तो 1.08 × 10 की पावर हो जाएगा। जब इधर बढ़ेंगे तो पावर ये आपकी कैसी होगी बेटा? तो पावर इधर जाएंगे तो फिर पावर हो जाएगी आपकी प्लस की, यानी 14। ये आपका हो गया जूल। लेकिन अगर आंसर आपको जूल में नहीं देना है, अगर आंसर आपको जूल में नहीं देना है, तो फिर आपका आंसर कोई नहीं जूली में है, तो ये ठीक है। फिर इसका फोर्थ पार्ट सही है कि 1.08। कौन सा ठीक है बेटा? फोर्थ पार्ट 1.
तो 08 गुणा 10 की पावर 14 जूल। अब इसके बाद अड़ा है फोटान का संवेग। क्या है बेटा? फोटान का संवेग। देखिए फोटान का संवेग होता है h न्यू अपान सी। क्या होता है? h न्यू अपान सी। और इसमें देखिए थर्ड ठीक है, थर्ड पार्ट सही है। इसमें कौन सा है? h न्यू अपान सी। सही है। और मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट है चाह। चाह और देख लीजिए। देखिए चाह में देखिए, चाह में कह रहा है कि 20 कूलाम का आवेश है, इतने चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला क्या है 3 गुणा 10 की पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला कृत कार्य बल होगा, नहीं कार्य होगा। देखिए कोई अगर आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जैसे आपने पढ़ा होगा F बराबर जो है QBB sin थीटा, तो उसके अंतर्गत आप निकालें QBB sin थीटा होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है, और लंबवत गति करता है तो F बराबर QBB होता है। लेकिन उस पर जो कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर कार्य कुछ नहीं होता, उसमें कार्य कितना होता है? 0 होता है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें आंसर आपका सही है सेकंड पार्ट 0। ठीक है, मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हैं। 0। देखिए जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर वो चुंबकीय क्षेत्र समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है, क्योंकि F बराबर QBB sin थीटा होता है। और अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गति करता है तो F बराबर QBB sin 90 का मान 1 होता है। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है कि उस पर कार्य कितना होगा? तो याद रखिए जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है कोई आवेश, तो उस पर कार्य का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहां तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। खंड 12 इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट है का। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु अवतल दर्पण पर अक्ष पर दर्पण एवं फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, तो उसका किरण आरेख वस्तु के आकार की तुलना कीजिए। यानी वस्तु का आपको पता है कि कोई अगर दर्पण है उसके अगर ऊपरी भाग पर पॉलिश कर दी जाए, दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो आप जानते हैं ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दर्पण है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इसका कोई बिंदु P है, यहां पर इसका मान लीजिए ध्रुव है, यहां पर मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र। वस्तु कहीं बीच में रखी है किसके? तो जब वस्तु का प्रकाश इस प्रकार से आएगा तो आपको मालूम है टकराने के बाद जब ये दर्पण पर पड़ेगा तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश आपको फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से। अगर ये वस्तु मान लीजिए यहाँ ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ये आकार जो है ये अगर C से आता है तो आपको मालूम है कि जब कोई रेखा, जब कोई प्रकाश अगर मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो फोकस से जाता है, और अगर फोकस से आता है तो मुख्य अक्ष से समांतर होता है, और C से आता है तो C से ही वापस होता है। ये हमारा रूल होता है। तो ये जब किरण यहाँ मुख्य अक्ष समांतर जब जाएगी तो फिर ये फोकस से आती ही प्रतीत होगी, और ये C से होगी तो C से जाती प्रतीत होगी। तो उसमें ये त्रिकोण कैसा बनेगा? यहाँ लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा एवं सीधा होगा। और बता सकते हैं आभासी भी होगा, लेकिन इन्होंने केवल इतना ही हमसे पूछा है कि बता दीजिए आप कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से कैसा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड है आपका कि दहली आवृत्ति आपको दी गई। क्या दिया है? दहली आवृत्ति। चलिए इसका दृष्टिमिनट, इसका था पार्ट। दहली आवृत्ति आप समझते हैं कि न्यू नॉट दिया है। न्यू नॉट कितना दिया है? इसमें न्यू नॉट दिया है 8 × 10 टू पावर 8 × 10 टू पावर, शायद आपको वीडियो कम हो रहा है। 8 × 10 टू पावर आपको इसमें दिया है 14।
और आपको W पूछा है, एक मिनट, W पूछा है, W बराबर क्या होता है, H म्यू नॉट। H का मान कितना होता है, याद है आपको, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और ये है आपका 8 गुणा 10 की पावर 14। इसको आप मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आपका आंसर जो आएगा ये 5.2, मैं थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 5.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये होगा आपका जूल। ठीक है, ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा। तो इसे आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो इसे आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करा देंगे तो आपका आंसर आएगा 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, कैलकुलेट तो आप करा ही सकते, मैं समझता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप समय व्यर्थ करेंगे तो फिर ये। चलिए अगला है, इसका पार्ट गा है, इसका दूसरे का गा है। तो गा में दिया है आपको, ये कह रहा है कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन सबसे अधिक होती। तो याद रखिए आयरन Fe की बंधन ऊर्जा होती तो सबसे अधिक होती है Fe। ठीक है, कि बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अच्छा कितनी होती है, तो यहां लिखा दीजिए, बंधन ऊर्जा बराबर, इसका मान होता है 8.8 या 8.75 भी होता है कुछ में, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब इसी का क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं, घा पार्ट है, घा में दिया गया है बेटा कि किसी परपथ का 1 वाट शक्ति का अभिप्राय। तो आप लोग समझते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, W बटे T। क्या शक्ति P बराबर क्या होता है, W बटे T। P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, W बटे T। करें अभिप्राय क्या है 1 वाट का, यानी कि 1 वाट की आपको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ T बराबर आप कह लेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, कह ले लिया आपने 1 सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा इस स्थिति में, यानी कि अगर W या W बराबर 1 जूल ले लें, W बराबर 1 जूल ले लें। ठीक है, तो यहाँ 1 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 वाट। तो 1 वाट क्या हो गया, 1 वाट क्या हो गया कि किसी भी मशीन द्वारा 1 सेकंड में अगर कोई वह मशीन 1 जूल कार्य करती है तो उस मशीन की जो सामर्थ्य या शक्ति है वो कितनी होगी, 1 वाट। ठीक है, तो यहाँ 1 वाट की आप चाहें तो परिभाषा दे सकते हैं, मैं समझता हूं 1 वाट बराबर 1 वाट, अंडरलाइन करके इसके विषय में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रति सेकंड में अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी सामर्थ्य या शक्ति कुछ भी लिख दें तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, और P बराबर फार्मूला चाहें तो आप दिखा सकते हैं, P बराबर W/T, और इसका मात्रक चाहें तो W का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़ा है, इसमें पूछा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से आप समझाएं। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कौन सा है, अड़ा पार्ट है। तो अगर कहीं समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान है तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वहां की रेखाएं जो होती हैं वो अगर बराबर दूरी पर होंगी, ठीक है, समान रेखाएं होंगी, एक जैसी रेखाएं दिख रही होंगी, इसका मतलब वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो रेखाएं होती हैं
वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो आप किरण आरेख की बात कही तो आरेख आपका ये बन गया। चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, आप इसमें चाहें तो 2 लाइन लिख सकते हैं या केवल इसको किरण आरेख ही आपको बनाना है तो फिर इसमें कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, या लिख भी सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जहां पर खींची गई रेखाएं जो होती हैं तो वो समान रेखाएं होती हैं एवं समदूरस्थ होती है, यानी समान दूरी पर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और किरण आरेख आपका ये हो गया। ठीक है, परिभाषा मैंने बता दी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला है चार है, इसके बाद कौन सा पार्ट है, चार। देखिए चार जो है उसमें कह रहा है क्वेश्चन, चार में अपन आते हैं, चार पार्ट है। चार में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती प्रबंध में वोल्ट मीटर और अमीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट तथा 1.4 एम्पियर है, तो वोल्ट धारा का वर्ग मूल मान बताइए। बी बराबर दिया 220 वोल्ट, बी बराबर कितना है 220 वोल्ट और आई बराबर 1.4 एम्पियर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीआरएमएस पूछा है, तो बीआरएमएस होता है वो बी के ही बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर जैसे आपने पढ़ा होगा बीआरएमएस बराबर होता है बी नॉट अपॉन रूट 2। अगर बी शिखर मान दिया जाता तो आप रूट से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ रूट से डिवाइड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बता सकते हैं बीआरएमएस का जो मान होगा, बीआरएमएस जो होगा वो 220 वोल्ट ही होगा और आईआरएमएस जो होगा वो भी 1.4 एम्पियर ही होगा। अगर ये पूछा जाता, शिखर मान दिया जाता तो बीआरएमएस होता, तो आप रूट 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें आपको रूट 2 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसी क्रम में मैं आपको खंड सा, क्या है, खंड सा है, खंड सा का, खंड कौन सा बेटा, खंड है आपका सा, और इसमें आपका क्वेश्चन है थर्ड का पार्ट है। इसमें आपको दिया है, इसमें पूछा गया है कि किसी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, देखिए ये बहुत सिंपल है, कोई आपको मालूम है। यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहूंगा, अगर यहाँ अब इस क्यू है, यहाँ कोई दूरी आर है, इस बिंदु पर विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ये आपका फार्मूला होता है Q/r। ये आपने शायद पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है इसमें कि किसी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय समझते हो, जो वैद्युत ध्रुव है उसकी दिशा में अगर ऊपर जाएंगे तो अंदर अक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, तो यहां मान लें ये एक वैद्युत ध्रुव है, माना ये -q है, ये +q आवेश है, इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये दूरी r मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी r है, ये भी माना एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, और इसके अक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात याद रखिए, अगर ये आवेश -q हो जाएगा तो यहाँ विभव का सूत्र -q/r हो जाएगा, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये आवेश माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैद्युत ध्रुव, चलिए किसी में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति
में स्थित किसी बिंदु पर विभव, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो माना अब आप थोड़ा सा दो एक लाइन आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव है, माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, और ये जहां ये तथा माध्यम का परावर्तन के, इतना आप जानते हैं, आप थ्योरी तो इतनी लिख ही सकते हैं। ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है और तथा माध्यम का परावर्तन के है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु, अच्छी स्थिति में r बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत ध्रुव ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, शायद समझ में आ गया हो यहां तक। अब देखिए, चाहे लिख लिया अच्छा आप लोग। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है तथा माध्यम का परावैद्युतांक k है तथा इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए, मैं आपको थ्योरी मैंने लिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, माना क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 है। आपने मान लिया कि प्लस Q आवेश है जिसके कारण यहाँ पर बिंदु का विभव कितना V1, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q की जगह है प्लस का Q बटे R। कितनी है? यहाँ से दूरी R है, तो ये L घट जाएगी, तो यहाँ से ये दूरी क्या रह जाएगी? R माइनस L, समीकरण नंबर 1। माना माना एक मिनट, जस्ट ए मिनट। माना आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 है। क्या ले लिया आपने? V2। ठीक है बेटा, जब आप V2 ले लेंगे तो मैं समझता हूँ V2 बराबर हो जाएगा आपका, क्या लिखिए, V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, ये आवेश क्या माइनस Q है और दूरी यहां से कितनी जाएगी बेटा? ये आ रहा है यहां से अब, और ये L बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? R प्लस L, समीकरण नंबर 2। ठीक है, माना बिंदु P पर परिणामी विभव B है। आपने इस बिंदु पर परिणामी विभव कितना ले लिया? B, तो B बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। ठीक है, V1 का मान क्या है? 1/4πε0 के Q बटे R माइनस L, और ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 के Q बटे R प्लस L। बेटा यहाँ आप देख पा रहे हैं 1/4πε0 के और Q भी कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यह एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? R माइनस L और R प्लस L। यहां पर क्या हो जाएगा? R प्लस L माइनस R माइनस L। ठीक है बेटा, समझ आ रहा? तो B बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q
ये ओपन करा दीजिए इसको, माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं समझता हूँ आर कैंसिल हो जाएगा तो ये बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये एल एल 2 एल हो गया, क्यू ये 2 क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आपको ज्ञात होगा, मैं समझता हूं आपको ये बात शायद अच्छी तरह से आप ज्ञात होगी। यहां पे लिख लीजिए परंत, क्या लिख दिया परंत। आप क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है 2QL, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है 2QL। तो ये B बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, परंतु देखिए क्या है, L एक छोटी राशि है, L एक छोटी राशि है तो L स्क्वायर और अधिक छोटी हो, जैसे 0.1 का स्क्वायर करें तो 0.01, 0.01 का स्क्वायर करें तो 0.0001 आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, L इज लेस देन अकॉर्डिंग टू आर, अतः L स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए समझ में आया। B बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। यदि माध्यम वायु या निर्वात, कैसा हो, वायु या निर्वात समझते, जहां निर्वात क्या होता है, जहां एयर ना हो, अब्सेंस ऑफ एयर, तो B बराबर हो जाएगा, तो K का मान कितना होता है 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये हो ये मात्रा क्या होगा बोल्ट, या यहां भी चाहे तो आप क्या ले सकते हैं बोल्ट। समझ में आ गया होगा शायद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड का खा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का खा है, ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड का खा। खा में कह रहा है ये आपसे कि ट्रांसफार्मर की क्रिया सिद्धांत को समझाइए। तो इधर आपको स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, तो थ्योरी लिखने में थोड़ी आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन फिर भी आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, सामने आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार की सिचुएशन कुछ होती ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से ऐसे, जस्ट ए मिनट, ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो जब इस कुंडली में धारा, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करा जाता है तो दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये अननोन प्रेरण की घटना होती है। तो ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी इसी शॉर्ट में आपको मैं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँ ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जिसने पूछा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक कुंडली में धारा के मान में बदलाव करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर एक प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रभावित होती है। जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रभावित करते हैं तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ये जो ट्रांसफार्मर है वो अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल ही रहा हूँ। दूसरा है ट्रांसफार्मर में हानियां क्या क्या होती हैं। तो देखो एक होती है तांबे की हानि, ताम्र हानि जिसे कहते हैं। दूसरा होता है भ्रमर धाराओं में हानि, एक होता है शैथिल्य हानि। ठीक है, तो ये 2-3 हानि है, आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है, तो आप इसे नोट कर लेना। ओके, चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा मैं समझता हूं। अगला इसका पार्ट है गा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का गा कौन सा है, गा। गा में मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रिज्म दिया है। क्या दिया है, एक प्रिज्म। यहां पर ये इस प्रकार से ये कोण आपको 90 है,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें आप लोग कि चित्र में प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण को प्रदर्शित कीजिए। तो ये तो आपतित किरण हो गई, जब ये यहां ऐसे करके आएगी फिर ये इस प्रकार से यहां से गुजरेगी, ठीक है। ये कोण आपको कितना दिया है। अब ये कह रहा है, तो चित्र हमने बना दिया, आपतित किरण और ये निर्गत किरण है, जो निकल रही वो कौन सी किरण है, निर्गत। लेकिन इसने कहा है ये क्रांतिक कोण 45 है, यानी सी बराबर कितना दिया है 45। तो आपसे n का मान पूछा गया है, n बराबर होता है 1/sin c, 1/sin c मतलब sin 45, और आप समझते हैं sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो n बराबर ये पलट जाएगा, n बराबर √2 हो जाएगा, √2 की वैल्यू थी 1.414। यहां तक आप चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। तो केवल इसने कोई थ्योरी नहीं पूछी है, केवल ये पूछा है कि निर्गत, तो ये निकलने वाली किरण से निकलने वाली किरण हो गई, आपके था ये निर्गत है, और आपको ये क्रांतिक कोण सी दिया है, पूछा है n बराबर 1/sin c होता है। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.414। आई थिंक यहां तक शायद मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लें। वैसे चलिए मैं इसका एक पार्ट और रह गया घात, उसको भी मैं कंप्लीट करता हूं। घा पार्ट घा में दिया है आपको कि ये बताइए कि वैद्युत फ्लक्स क्या कह रहा है बेटा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो। तो आपको मालूम है किसी बंद पृष्ठ से आवेश से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स को कहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है इस प्रकार से, सपोज कर लो ये एरिया है इस प्रकार से, या वैद्युत रेखाएं ये माना यहाँ इस प्रकार से गुजर रही, या इसको ऐसे यहाँ दिखा दें, तो उसको यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके दिखा दें, ठीक है। ये माना आपको, इसको आप ऐसे भी चाहे तो ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर इस प्रकार से ऐसे ये यहाँ आया और यहाँ से निकल गया, ठीक है। आपको फार्मूला मालूम, फाई बराबर क्या होता है बी। तो आपको क्या लगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उसके क्षेत्रफल को, वैद्युत फ्लक्स संख्याओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स के कहते हैं, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, ये पूछा है कि वैद्युत धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो अगर जो रेखाएं हैं, वैद्युत रेखाएं हैं, यदि वो पृष्ठ के अंदर आ रही हूं, पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही हैं, पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही है, तो पृष्ठ कैसा होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसे ऋणात्मक होगा, और फ्लक्स से बाहर निकल रही है तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा वैद्युत फ्लक्स आपको, और ऋणात्मक धनात्मक शायद समझ में आ गया होगा। ऋणात्मक क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर आ रही है, वैद्युत रेखाएं अंदर की ओर आ रही है तो वैद्युत फ्लक्स कैसा ऋणात्मक है, और अगर बाहर की ओर जा रही है तो वैद्युत फ्लक्स ऐसा ऋणात्मक। तो हियर नोटेड। देखिए डियर कुछ स्टूडेंट, अब मैं खंड दा स्टार्ट कर रहा हूं। तो खंड दा है कुछ इस तरह, खंड दा। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का पार्ट। का में देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र में I1 व I2 तीव्रता के 2 प्रकाश तरंगें संचरित हो रही हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 + I2 है। क्या तरंगें कला संबंध है? तो ये तरंगें कला संबंध नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक स्थान पर तरंगों का यानी I1 I2 का मान जो है वो समान है, जबकि क्या होना चाहिए, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होनी चाहिए, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता ज्यादा होनी चाहिए। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, जहां तीव्रता अधिक होती है वहां क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां नहीं होती है तो वहां क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं है, ये तरंगे कला संबंध स्रोत नहीं, ठीक है। मतलब ये तरंगों में क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 I2 की तीव्रता प्रकाश की तरंगे I1 I2 की प्रकाश तरंगे संचरित होती है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 I2 है। क्या ये कला संबंध है? तो कला संबंध नहीं है। कला संबंध तरंगे होती हैं
उनमें कहीं पर तीव्रता अधिक होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ सपुष्प व्यतिकरण होता है, जहाँ कम होती है यानी नहीं होती है, यानी डार्क बिंदु मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आप लेंगे नहीं, नहीं है आंसर क्या होगा, नहीं, नहीं है। ठीक है, सही है। दूसरा लिखना, क्या ये कला संबंध है, लिखें ये कला संबंध नहीं है, ये कला संबंध तरंग में नहीं है। ठीक है, और लिखिए ये कला संबद्ध, चले ना, कला संबद्ध, जस्ट ए मिनट, संबंध है, दामन भाव का संबंध, ये कला संबंध तरंगे नहीं है। ठीक है, फिर इसमें पूछा है जब ये कला संबंध नहीं है तो फिर इनमें व्यतिकरण हो रहा है, तो जब कला संबंधी तरंगे नहीं है तो लिखें इनमें व्यतिकरण नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इनमें व्यतिकरण नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं शायद आपको समझा पा रहा हूं कि व्यतिकरण नहीं होगा। ठीक है, अभी कह रहा है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता क्या होगी। तो आपको मालूम है कि आई जो मैक्सिमम है वो उसका मान क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और आई मिनिमम है उसका मान हो जाएगा I1 डिफरेंस I। ठीक है, बात समझ में आई कि जब दो तरंगे हैं तो दो तरंगे जिनकी तीव्रता समान है तो फिर ये कला संबंध तरंगे नहीं है, लिख दें ये कला, कल नहीं कला, ये कला संबंध तरंगे नहीं है। तो जब कला संबंध तरंगे नहीं होती है तो उनमें व्यतिकरण नहीं होगा। आई मैक्सिमम का मान I1 प्लस I2 और मिनिमम का मान I1 डिफरेंस I2 या I1 माइनस I2 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है खंड खा। चलिए खा की बात करते हैं। देखें, ये कह रहा है, इसमें ध्यान दे जरा, इसमें ये कह रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन में निष्कर्षों का आलेख कीजिए। तो क्या निष्कर्ष निकाला, एक मान लीजिए इस प्रकार से एक छोटा है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि एक ऐसे करके आप बना सकते हैं, पहले बना लीजिए। ठीक है, और कुछ किरण यहाँ पे आएंगी इस प्रकार से वापस लौट, और यहाँ पर इस प्रकार से, और ये खाली। ठीक है, देखें क्या कहा था, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, और मैं समझता हूं कि आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा। देखिए है क्या कि जो हमारा अनसोल्ड है उसमें मैं आपको ये चाहता हूं अनसोल्ड पूरा क्लियर हो जाए आपका। तो देखिए रदरफोर्ड ने इस प्रकार सा ये स्वर्ण पन्नी ली, स्वर्ण पन्नी पर जो अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने ये पाया, ये अल्फा कणों की जब बमबारी उन्होंने की तो अल्फा कण पर आप जानते हैं प्लस आवेश होता है, जबकि नाभिक है उस पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमता रहता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, तो आप इसमें ये कह रहा है इसमें कि अल्फा के प्रतिकूल में निष्कर्षों का उल्लेख की, तो उल्लेख क्या है कि रदरफोर्ड ने अल्फा जो स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने पाया कि कुछ जो किरणें हैं वो सीधी चली गई। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि इसमें कुछ स्थान खाली पाया जाता है, कुछ किरणें मुड़ गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इस अल्फा पर धनावेश होता है, इसलिए कुछ मुड़ गई, तो उन्होंने कहा इसके केंद्र में धनावेश होता है। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा ये किरणें कुछ आपस में जो तुरंत बैक हो गई तो उन्होंने कहा ये सॉलिड होता है, ये इसका सेंटर जो है वो सॉलिड होता है, वो सूक्ष्म स्थान पर पाया जाता है। और नाभिक के, ठीक है, तो ये नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखली गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ठीक है, ये आपका बराबर में यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा है, इसे आप देख लीजिए, समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हैं। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने पाया कि एक स्वर्ण पन्नी ली, उस पर अल्फा कोण की बमबारी की, उन्होंने देखा कि कुछ किरणें सीधी चढ़ गई, कुछ मुड़ गई और कुछ वापस लौट आई। तो इसके आधार पर उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि कुछ स्थान खाली है, मुड़ गई। इसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि साबिन में
इस पर धनावेश है, क्योंकि अल्फा कोण पर धनावेश होता है। कुछ कड़े वापस लौटाई तो उनका सूक्ष्म आवेश है जो सॉलिड है, जिस पर पूर्णतः धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप इसे ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन भी अटैच है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गति ऊर्जा है। ये वाला कितना दिया है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको बदल लें तो 10 × 1.6 × 10⁻19 मीटर जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अब ये कह रहा जेड। जेड का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो परमाणु क्रमांक कितना दिया? 70। अब आपको पता होगा के बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/4πε0, यह होता है Q1 Q2 बटे R। अब Q1 Q2 जो है क्या हो जाएगा, यहां लिख लेना है Q1 Q2 बटे R। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा मैं लूंगा आपको। जैसे स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये स्थिति ऊर्जा होती है, जो स्थिति ऊर्जा होगी वो गति ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, अब गति ऊर्जा तो फिर यहाँ इसकी जगह के लिख लिया हमने, के बराबर क्या होगा 1/4πε0। अब Q1 क्या है, मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक पर जो परमाणु क्रमांक मान लीजिए जेड है, तो जेड ही आवेश होगा, क्योंकि मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो 10 × 1.6 यानी कि आवेश कितना हो गया? जेड ही। अब Q2 क्या है? अल्फा। अल्फा का कितना आवेश होगा? 2e, तो ये 2e हो गया, 2e। और R आपका R है, या इसको R0 लिख लेते हैं, तो ये आपको निकालना है। तो नाउ वी राइट डाउन K = 1/4πε0 ZE × 2e/R। समझ में आ रहा होगा आपको? स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा के बराबर होती है। अगर R0 आप यहां ले आए तो ये 1/4πε0 Z × 2, और ये आपका E² हो जाएगा, और ये आपका यहाँ K यहाँ आ जाएगा। R0 बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹। Z का मान कितना? 70 है, 2 है। E का मान है 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और K की वैल्यू आपको गिवन है 100 × 1.6 × 10⁻19। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट, देखिए थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, जो उसकी रेडियस है जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.016 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसी क्रम में आपको लेता हूं चौथे का गा पार्ट है, जिसमें कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की पिरमिड, कहीं गॉस की पिरमिड लिखा होता है, कहीं गाउस की पिरमिड लिखा होता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, एक ही बात है। गॉस की पिरमिड कर दें, गाउस की पिरमिड कर दें। किसी अनंत आवेशित प्लेट के चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विज्ञात कीजिए। तो आपको ये डबल आपसे पूछा गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गॉस की पिरमिड। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का पार्ट है आपका गा, गॉस की पिरमिड। गॉस की पिरमिड, ये गॉस की पिरमिड क्या होती है आप समझिए। जैसे कोई ये बंद पृष्ठ है और माना इस पर उपस्थित आवेश जो है वो Q है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो यहां लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का
1/ε गुना होता है। किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q, यहाँ Q लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का एप्सिलॉन गुना होता है। यानी आप यह लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब इसने पूछा है गॉस की प्रमेय के अलावा इसने साथ में इसमें अटैच क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हेडिंग आप डाल सकते हैं, आवेशित प्लेट के निकट, ठीक है, क्या लिखा है, आवेशित प्लेट के निकट। आप पूरा चाहें तो आप खुद लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या होता है, मैं आपको ध्यान दीजिए आपको। चलिए ऐसा कर लीजिए, यहां से थोड़ा सा इस प्रकार से करते, यहां से मैं शुरू करता हूं। तो मान लीजिए ये एक प्लेट है, इस प्रकार से कोई प्लेट है, ऐसे करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माना इस पर ये प्लस आवेश है, ठीक है, इस प्रकार से। ये समान बनाने चाहिए क्योंकि ये एक समान आवेश है, ठीक है। तो इस पर क्या करते, आवेश बनाने के लिए यहां पर एक क्योंकि आपको मालूम है कि जब गॉस की प्रमेय लेंगे तो गॉस की प्रमेय में ये रूल होता है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। तो यहां पर एक छोटा सा भाग ले लेंगे, माना इसका जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा ए है, यहां भी क्षेत्रफल डेल्टा ए लेंगे, क्या लेंगे, डेल्टा ए। और ये क्षेत्रफल मान लीजिए डेल्टा ए, इसकी दिशा कैसी है, ऊपर की ओर है, ठीक। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा आप इसमें लिख लें कि अनंत लंबाई की चादर है, इस पर एक समान आवेश स्थित है, इससे, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके बिंदु, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको मालूम है संपूर्ण किसी बिंदु पर निकालना होता है, तो आपको मालूम है कि संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, ऐसा कहा था गॉस ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक अनंत लंबाई की छड़ है, एक अनंत लंबाई की चादर है जिसके बिंदु P, जिसके पास एक बिंदु P है, इसे बिंदु P मान लीजिए यहाँ पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो इसके देखो 3 पृष्ठ होंगे, एक ये और एक ये। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, फाई बराबर क्या होता है, माना फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई इंटू डी। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके 3 पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ आपका S1 है, ये पृष्ठ आपका S2 है, ये पृष्ठ मान लीजिए आपका S3, ठीक है। तो यहाँ पर कुल जो तीव्रता निकालेंगे फाई बराबर हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट है, थ्योरी आप उससे लिखिए। तो एक मान लीजिए क्या हो जाएगा, ई इंटू, यहाँ S1 लिख लें, S1 पृष्ठ है, ई इंटू डी है, प्लस S2 ई इंटू डी है, प्लस S3 ई इंटू डी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि A डॉट बी बराबर होता है AB cos थीटा। यहां पर देखें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही क्षेत्रफल की दिशा है, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये S1 पे क्या हो जाएगा, EB, ठीक है। S2 पे देखें, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, तो जो क्षेत्रफल की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यहां पर भी हो जाएगा EB, क्योंकि cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। यहां पर देखें ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा,
क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये कोण कितना 90 हो जाएगा। 90 होने के कारण ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कि जब डीए का इंटीग्रेट करेंगे डीए हो जाएगा और यहाँ भी ई बाहर हो जाएगा, यहाँ भी डीए हो जाएगा। आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये भी आपका ए हो जाएगा। इसका मतलब 2e a पाई बराबर, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये समीकरण नंबर आपकी 1, ठीक है। यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर करा दें आप। 2e a बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, परंतु यहाँ पे एक चीज और लिख लें, परंतु q बराबर क्या होता है, एक मिनट, q छोड़िए यार, ये होता है q बटे e, ठीक है। तो यहाँ q का मान कितना हो जाएगा, q का मान हो जाएगा ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, 2e a बराबर हो जाएगा, ये आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन हो गया, ए से कैंसिल करा सकते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ थोड़ी थ्योरी लिखने के लिए, और क्योंकि क्या होता है कि किताब में थ्योरी बहुत ज्यादा होती है इसलिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो गॉस की पिंड में किसी बंद पृष्ठ माने कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत प्लस फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का क्यू, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है क्यू फाई बराबर क्यू पर एप्सिलॉन नॉट। आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना, माना एक चादर है, इसके कहीं पास में एक बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब जब तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको मालूम है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से हम निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसके 3 सिरे हो गए, S1 S2 और S3। तो माना एक अनंत लंबाई की चादर है जिस पर एक समान आवेश उपस्थित है, इसके पास एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से पृष्ठ वैद्युत प्लस ज्ञात करने के लिए एक हम बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए, मैंने बताया ये भी कॉस थीटा होता है। ई बराबर ये 3 बातें हो गई, यहाँ पर आप ई डी ए लिख लिया क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक ही दिशा में है, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ई डी ए हो गया, ये भी डी ए हो गया, ये यहाँ पर 90 क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये कोण 90 हुआ, इसलिए ये 0 हो गया। ये समाकलन जब करेंगे डी ए के साथ ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये फाई बराबर हो गया 2e और समीकरण 1 से आप देख पा रहे हैं, तो ये दोनों हमने बराबर कर लिया। परंतु हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व जो होता है q बटे a होता है, तो q बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि सिग्मा ए हियर कैंसिल आउट, सो हियर रिमेनिंग e इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसका चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला सम है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका घा पार्ट है। घा में देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का घा पार्ट। इसमें कह रहा है आपके सामने, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण की दिशा एक्स के समांतर है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर तरंग इधर जा रही है तो अगर मान लीजिए इस प्रकार का बना, अगर तरंग संचरण इतना है, तरंग संचरण की दिशा इस प्रकार से, और इसमें क्या है, माना वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी सर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि तरंग संचरण से जो है, माना ये वाई एक्स है, ये आपका अब जेड एक्स है, तो ये सभी एक दूसरे से कैसे होती है, अगर ये एक्स अक्ष की ओर होगी और ये मान लीजिए जेड एक्स है, तो ये सभी एक दूसरे से कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। कि तरंग अगर इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, यानी सभी एक दूसरे से कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें ये आपको इसमें दिया गया है कि ये कह रहा है कि बताइए तरंग की दिशा क्या होगी। तो तरंग की ध्रुवण की दिशा क्या एक्स के समांतर है, जबकि
तरंग ध्रुवण की दिशा एक्स से रवाना तो चुंबकीय तरंग में, ठीक है। तो ये तरंग की दिशा जो है आपकी हो जाएगी जेड एक्स के समांतर, ठीक है बेटा। तरंग क्या होगी, तरंग क्या हो, जेड अक्ष के समांतर होगी। बात समझ आ गई। यानी एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, एक तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो तरंग क्या एक्स अक्ष में, एक एक्स अक्ष की ओर है और एक वाई अक्ष की ओर है, तो तरंग किधर हो जाएगी आपकी, जेड अक्ष की ओर आपकी हो जाएगी, ठीक है। शायद मैं आपको ये समझा पाया हूँ, समझ में भी आपको आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन इससे अटैच है। ई बराबर आपको दिया है, ई नॉट बराबर आपको दिया है, यहाँ ई नॉट बराबर है आपका 120 न्यूटन पर कूलम, 120 न्यूटन पर कूलम आपको दिया गया है, ठीक है। और जबकि आवृत्ति यानी एफ की वैल्यू दी है आपको, एफ का मान दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज आपको दिया है। तो 50 गुणा 10 की पावर 6 कर सकते हैं हर्ट्ज, ये आपकी आवृत्ति होगी। अब आवृत्ति में आप पहले तो ओमेगा निकालिए, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई का मान 3.14 होता है, ये 50 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 50 गुनी 100 यहाँ 10 की पावर 3.14 गुणा 10 की पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया ओमेगा। अब आप सी निकाल सकते हैं, सी बराबर होता है आपका एफ लैम्डा, और सी की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, और जबकि एफ आपको कितना दिया है 50 गुणा 10 की पावर 6, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणा 10 की पावर 8, और सॉरी 3 है, जस्ट ए मिनट, ये 3 है, और यहाँ हो जाएगा 50 गुणा 10 की पावर 6। तो मैं समझता हूँ कैंसिल होने के बाद ये लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा आपका निकल आया। अब मैं समझता हूँ आपके लिए, अब पूछा है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, तो समीकरण आपको जो निकालना है, तो समीकरण की वैल्यू होती है ई बराबर होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा प्रिय स्टूडेंट्स, के बराबर फार्मूला होता है, और के बराबर आप जानना चाहते हैं तो होता है 2 पाई बटे लैम्डा। तो नाउ हियर ई बराबर आपका हो जाएगा ई नॉट का मान 120, ये साइन है, और के की जगह हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये एक्स है, माइनस ओमेगा की वैल्यू आपकी आई 3.14 गुणा 10 की पावर 8 टी। ये आपका समीकरण हो जाएगा, आप इसे नोट कर लें, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर 4 का डा है, क्वेश्चन नंबर 4 का डा है। ये क्या है आपको जो ध्यान, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो उसमें आप मैं स्क्रीनशॉट यहाँ आपको इसका दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, मैं वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। यदि किसी, ये इसमें कह रहा है कि यदि वैद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता को समझाइए। तो इसमें कुछ नहीं है, यदि किसी आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है परंतु आवृत्ति बदलती है, यानी कि तीव्रता तो उसकी नियत रहती है परंतु उसकी आवृत्ति बदलती है, तो प्रकाश वैद्युत धारा तो नियत रहेगी, प्रकाश वैद्युत धारा तो नियत रहेगी, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ेगी। ये इसका पहला नियम है। दूसरा होता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है परंतु तीव्रता बदलती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो है वो तो नियत रहेगी, ठीक है, और परंतु उसकी जो तीव्रता होगी वो बढ़ने के साथ साथ धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया है, तो यहाँ तक आप नोट कर लें, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है तो लिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, नोट कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2024 सेट का थर्ड सेट है FU, वो मैंने आज आपको क्वेश्चन 4 तक करा दिए। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको इसका जो शेष क्वेश्चन रहेंगे वो सेकंड पार्ट में हो जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।